नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसपी बोर्ड पर, जहां पर रोज हम इंग्लिश पढ़ते हैं। हालांकि आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। आप लोग थंबनेल देखकर भी आप सब समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो का जो थीम रहेगी वह किस बारे में रहने वाली है। तो देखिए, आज जो हम वीडियो में मेनली बात करेंगे वह बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। इसकी वजह यह भी है कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम आने ही वाला है। सीएचएसएल को अगर देखें तो वह 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हार्डली 7 या 8 दिन ही बच रहे हैं। और सीजीएल में भी कुछ लंबा समय नहीं है, 13 अगस्त से वो भी स्टार्ट है, तो करीब 15 दिन ही, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन उसमें ही बच रहे हैं। तो अब यह एग्जाम का लास्ट समय चल रहा है। इस समय पर हमें कुछ नया पढ़ने का तो ना ही तो टाइम होता है और ना ही हम पढ़ना चाहते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है रिवीजन पर। और हम ये चाहते हैं कि हमने जो कुछ पढ़ रखा है उसमें ही हम जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें कैसे अच्छा स्कोर कर लें। क्योंकि लास्ट समय पर आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि आपका स्कोर एक दायरे में अटक गया है। दायरे से मेरा मतलब है, जैसे आपने किसी एक मॉक को लगाया, उसमें आपका स्कोर 150 आ रहा है, अगला आप मॉक देते हैं उसमें 145 आता है या फिर 155 आता है। करीब इसी 10 या 15 मार्क्स के बीच आपका स्कोर सिमट गया है। इससे ज्यादा ना ही तो आप बूस्ट देख पा रहे हैं, ना ही कुछ इसमें आपका इंप्रूवमेंट है। तो आपके जो हमारे भाई लोग हैं, वो जो इन दोनों एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं या फिर एक अटेंड कर रहे हैं, उनके मन में एक ही सिमिलर क्वारीज है। बार बार वो मैसेज कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं। वो इनका मानना है कि आप कुछ एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हमें यह पता लग जाए कि मॉक में हम जो गलतियां कर रहे हैं कैसे उन गलतियों से छुटकारा पा लें, या फिर हम कुछ अपना स्कोर थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले। नहीं तो मॉक टेस्ट लगाने का हमारा मतलब ही क्या है। हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, नया कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या मतलब, हमारा टाइम ही कम होता जा रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है। तो उसी के लिए आज हम वीडियो में, आज जो हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आज का वीडियो बिल्कुल छोटे से छोटा रहे, लेकिन अगर फिर भी वीडियो अगर बढ़ जाता तो आप एक काम कीजिएगा, स्पीड को वीडियो की बढ़ा लेना। 2x की स्पीड में देखना है या फिर जितनी भी आपको स्पीड में देखना है आप देख लेना। क्योंकि लास्ट समय होता है एग्जाम का, इस समय पर आपके 2-2, 5, 10-10 मिनट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको मॉक टेस्ट देने के पर्पज से। अब इतने बेस से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे नए भाई लोग होते हैं, जो पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट ही की है, पहली बार पेपर में बैठ रहे हैं, तो उनके मन में एक मानना ये होता है कि मॉक टेस्ट बार बार देने से या फिर दिन में 5 या 6 मॉक देने से हमारे स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने मिल जाएगा। हम रोज 5 या 6 मॉक देंगे तो हमारा क्या होगा, जो हम पेपर देने जाएंगे उसमें हमारा सीधा 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अब बताता हूँ कि मॉक टेस्ट देने का मेन पर्पस क्या होता है। मेन पर्पस हमारा मॉक टेस्ट देने का यही होता है कि हमने जो अब तक तैयारी कर रखी है, क्या हम उस तैयारी का आउटपुट सही तरीके से दे पा रहे हैं, या फिर जो हमने अब तक नॉलेज जो हमने प्राप्त किया है अपनी तैयारी से, उसको हम सही तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर घर बैठकर किसी भी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को लगाता हूँ, उसको क्वेश्चन लगाता हूँ तो उसको मैं अटेंड कर ले रहा हूँ या मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन जब मैं किसी लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर मॉक टेस्ट लगाता हूँ, साथ में टाइम देखकर किसी क्वेश्चन को लगाता हूँ, तो मेरे अंदर घबराहट आ जाती है और उस घबराहट में मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर उस एग्जाम के एटमॉस्फेयर में मुझे किस किस टाइप की जो हमसे गलतियां हो रही हैं या फिर किस किस टाइप की जो रुकावटें आ रही हैं, उन सब चीजों में हमें देखने को मिल जाता है। और उन चीजों पे हम अगर काम करते हैं तो हम कैसे क्या सुधार कर सकते हैं, ये सारी मेन चीज मॉक टेस्ट में होती है। ठीक है, तो देखिए मॉक टेस्ट का मेन पर्पस यही होता है। मॉक टेस्ट में अगर आप बार बार लगाना तो इससे कुछ भी आपके स्कोर में कोई भी बदलाव देखने नहीं मिलेगा। हार्डली आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मार्क्स ही इसमें बढ़ा सकते हैं। वो भी तब बढ़ाएंगे जब आपकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सही तरीके से हो, या फिर छोटी छोटी आपने एक एक बारीक गलतियों पर ठीक तरीके से काम किया हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। और मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते, इसका भी कोई रीजन होता है। मार्क्स जो आपके डिपेंड करते हैं वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना सिलेबस कवर किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको कोई एक टॉपिक बताता हूँ, जैसे मैथ में एक टॉपिक बताता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। देखिए, अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो आप इसके क्वेश्चन, या फिर आपने इसको बहुत ठीक तरीके से कवर किया है, तो आप इसके क्वेश्चन चाहे एक मॉक में लगाएं या फिर 2 मॉक में लगाएं, या फिर हर मॉक में आपको इसका एक क्वेश्चन देखने मिल रहा है, तो आपसे वो क्वेश्चन बन ही जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपने इसको पढ़ ही नहीं रखा है, आप जानते ही नहीं कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या क्या फिर इन दोनों का रिलेशन है, आपको ये कोई भी एक चीज पता ही नहीं है, तो आप क्या बताइए, आपको जब मॉक में उसको देखेंगे तो आपसे क्या वो क्वेश्चन बनेगा। आप इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को चाहे एक बार देखिए या फिर दिन में आप 5 मॉक लगा रहे हैं 5 बार देखिए, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये चीज होती है कि मॉक में मार्क्स तभी बढ़ते हैं जब आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, या फिर आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है। आपने जितना सिलेबस कवर किया है उसी के हिसाब से आपके मॉक में मार्क्स आएंगे। अब देखिए, मॉक में हम क्या सीखते हैं, मुझे इस बारे में आज बात करनी है कि मॉक से हम क्यों देते हैं, तो हमने बात बता दी। मॉक से हम क्या सीख सकते हैं और मॉक में हम कैसे, क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी रहे जिससे हम थोड़ा बहुत जो हमारा इंप्रूवमेंट हो वो तो कम से कम हो ही जाए, देखने मिल जाए। 10 या 12 मार्क्स ही बढ़ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कैसे हम ये सब चीजें करेंगे, इस बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं हम मॉक अटेम्प्ट करने से, कि मॉक हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए।
मैं यहाँ पे अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने 2 CGL के एग्जाम दिए हैं और 2 CHSL के एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, उस बेस पर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी यहाँ पर राय रख रहा हूँ। हालांकि आपके अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होगा, तो मेरा मानना है कि लास्ट समय पर आप अपना तरीका ना बदलें। अब तक जिस तरीके से आप करते आए हैं उसी तरीके को अपना परफेक्ट बनाएं। अब यहाँ पे कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, आपने जो अब तक करते आए हैं वो आप भूल जाएंगे और कुछ नया करेंगे तो आप इसमें तरीके से परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, जिससे आप यहाँ पे बीच में आपकी नैया रह जाएगी, आप तरीके से किसी में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप अब तक जो करते आए हैं सिर्फ उसी को परफेक्ट रहें। बाकी आज जो मैं आपको छोटी छोटी नॉर्मल बातें बता रहा हूँ वो बेसिक बातें हैं, वो हर एक तरीके में अप्लाई होती हैं, आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, अटेम्प्ट करने का तरीका अलग हो सकता है। मेरे अटेम्प्ट करने का जो तरीका रहता था वो मैं क्या करता था, कोई भी जब जैसे पेपर लगाता था या मॉक लगाता था, वो उसको मैं 2 या 3 राउंड में अटेम्प्ट करता था। राउंड से मेरा मतलब है, जैसे आप देखेंगे 1 से लेकर आपके देखेंगे आप 100 तक क्वेश्चन आपको दिए गए। ठीक है, तो मैं क्या करता था, पहले जो मैं अपना राउंड स्टार्ट करता था, क्वेश्चन फर्स्ट से लेके स्टार्ट करता था और क्वेश्चन 100 तक पूरा एक बार घूम के आ जाता था। इसमें मैं क्या करता था, 40 मिनट करीब लगाता था और 40 मिनट में मुझसे जो इजी क्वेश्चन होते थे, इन सारे इजी क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर लेता था। अब आप देखेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं और मैंने अपना अब तक जो अपना जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, कोई भी पेपर हो, चाहे IIT से लेके आप IAS तक लगा लें, अपने अपने लेवल पर जो पेपर रहता है वो 3 टाइप पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट तो रहता है जो 40%, इसमें जो 40% रहता है ये काफी ज्यादा इजी रहता है। इसमें अगर आपने एक बार भी आपने अपना सिलेबस या कोई भी टॉपिक पढ़ रखा है, थोड़ी सी भी उसमें मेहनत की है, तो आप इसको बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको कवर कर लेंगे। और फिर जो अगला जो 40% रहता है, दूसरा जो पार्ट रहता है, उसमें जो 40% रहेगा वो पूरा मॉडरेट या फिर एवरेज आएगा। मॉडरेट से मेरा मतलब ये सारी चीजें आप पे बन तो जाएंगी, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपका थोड़ा डीप नॉलेज आपको होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो सेकंड लेवल में आते हैं। इससे SSC में भी आपको सेम ही सबको देखने मिलेगी, इसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपसे बन तो जाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लेंगे। और अगला जो टाइप आता है वो टाइप आता है टफ। इसमें जो 20% जो रहता है वो होता है टफ का। टफ से मेरा मतलब होता है इसमें आपके लिए बहुत अच्छा खासा नॉलेज ही होना चाहिए, और हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए या फिर आपको वहां पे आपके एग्जाम में डर पैदा करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं कि आप पेपर में घबरा जाएंगे और फिर आपको जो इजी क्वेश्चन जो आपसे आ भी रहे थे वो भी इस टफ क्वेश्चन की घबराहट की वजह से सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो मेरा मानना होता है सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैं यही करता था, पहला राउंड बताता था, एक क्वेश्चन से लेकर 100 तक जाता था, करीब इसमें 35 से 40 मिनट लेता था, और जो 40% जो रहता था इसको सारे को मैं इसको सॉल्व कर जाता था। हालांकि इसमें आपको SSC में देखेंगे 40 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि 40 मिनट में 1 घंटे का समय होता है, पर तो आपके काम नहीं हो जाएगा। इसमें मेरा मतलब आपको 40% टाइम लगना चाहिए। जैसे आपका 1 घंटे का समय दिया जाता है तो आप इसमें 25 से 30 मिनट के बीच में आप सारे 40 क्वेश्चन कर जाएं। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा राउंड होगा, फिर आप एक क्वेश्चन से लेकर उठाएंगे, फिर आप 100 तक जाएंगे। इसमें आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपने छोड़ रखे थे। आपने देखिए आप क्या करेंगे, पहला आप क्वेश्चन उठाएंगे, आप देखेंगे बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ आपको पहली बार में क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक बार ही पढ़ने में आपको वो क्वेश्चन आ जा रहा है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है मैंने क्वेश्चन बार बार अटेम्प्ट किया है, ये बिल्कुल मैं एक बार में इसका आंसर निकाल लूंगा, कुछ भी नहीं सोचना मुझे इसमें, या फिर देखते ही क्लिक हो रहा है। कुछ क्वेश्चन होता है ना जिनमें सीधे बिल्कुल आपको देखना होता है कि और आपको समझ में आ जाता है कि 20-25 ऐसे आपने थोड़ा सा बड़ा किया ओरली और आपने आंसर लगा दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले राउंड में उठाने हैं। तो अब मैं ये बता रहा था, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे इजी क्वेश्चन है, आप क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो इस टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप समझेंगे ये जो क्वेश्चन है मुझसे बन तो जाएगा, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन मुझसे टाइम ले ले। मैं कर लूंगा, इसको बिल्कुल कर लूंगा, लेकिन हो सकता है मुझे इसमें 1 मिनट लग जाए या फिर 50 सेकंड लग जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करना है, आपको मार्क फॉर रिव्यू लगा देना है। मार्क फॉर रिव्यू से मेरा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन फिर आपको सेकंड राउंड में उठाने हैं। ठीक है, तो तब अगर आपको टाइम लगता भी है 40 मिनट या फिर 50 मिनट आपको लगता है, तो आप उसको लगाएं। इसमें आपको क्या होगा कि अगर आपको कोई इजी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, जो आपका बन रहा था, टाइम कम होने की वजह से कभी कभार हमारे पेपर में छूट जाता है। आप देखते हैं कि आपने केवल 95 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन आप देखते हैं कि 95 से लेकर 100 तक तो बिल्कुल ऐसे इजी क्वेश्चन थे जो 5 क्वेश्चन आपको 2 मिनट में ही कर लेने थे। ये गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो मैं इसीलिए क्या करता था, राउंड में पेपर लगाता था। तो अगर आप पहले राउंड में लगाएंगे तो आप देखेंगे पहले क्वेश्चन आप इजी आप पाएंगे 95-100 तक, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो फिर आपको यही करना है, पहला राउंड आपको इजी उठाना है, दूसरे राउंड में आपको देखना है मॉडरेट से एवरेज क्वेश्चन, जो हो सकता है टाइम लगाएंगे लेकिन आप पर बन जाएंगे। फिर आप जाएं इन क्वेश्चन पर। ठीक है,
और उसके बाद जब आप देखेंगे कि आप सारे एग्जाम के माहौल में ढल चुके हैं पूरे तरीके से, एग्जाम आपका माइंड भी पूरा वर्किंग हो चुका है, स्टार्ट बिल्कुल तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया है, अब आप देखेंगे कि आपको जो पुराने अपने फॉर्मूले पढ़ रखे थे सारे दिमाग में घूमने लग गए, आप एग्जाम के माहौल में गर्म हो गए हैं। अब आपके अंदर घबराहट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इजी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेस स्टार्टिंग में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा हाँ हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, कर रहे हैं, आप करते जाएंगे, इजी करेंगे। फिर आप देखेंगे मॉडरेट बन रहे हैं तो आप वो भी करते जाएंगे। फिर जब आपका इतना अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सब चीजें सही चलेंगी, पेपर आपके अकॉर्डिंग चलेगा, फिर आप लास्ट में उठाएं टफ क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपका टफ क्वेश्चन है तो आप जितने कम टाइम बचेगा उतने कम टाइम में अगर आप उसको जितने आप अटेंड कर पाए करें, और नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको छूट रहे हो तो छूट जाने दो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हो सकता है इनमें भी बनने की सीओटी भी तो बहुत कम थी, हो सकता था इसके 60% ही आंसर आने के चांस हो, या फिर हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलत डाल रखे हो। वो गलत भी इसलिए डालते हैं क्योंकि आप में एग्जाम में प्रेशर आ जाए और आप फिर वहां पे घबरा जाए, ये सारी चीजें, इसलिए यहाँ पे कुछ एक दो क्वेश्चन गलत भी डाले जाते हैं एग्जाम में। इसलिए आपको एग्जाम को ऐसे अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये मेरा तरीका है, बाकी आपका तरीका कुछ दूसरा हो सकता है तो आप देख लीजिए। बाकी आपको सिर्फ मेरे बताने का मतलब ये है कि यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हैं कि आपको स्किप क्वेश्चन स्किप करने की कला आनी चाहिए। अब लास्ट टाइम पर आपने सॉल्व करना तो सीख लिया, अब आप क्वेश्चन को स्किप करना सीखें, क्वेश्चन को पढ़ें और देखें कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप फट से उसको स्किप कर दें, उसमें टाइम मत गवाएं। किसी भी क्वेश्चन को आपको पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि हर क्वेश्चन यहाँ पर 2 मिनट का ही, मतलब सॉरी 2 मार्क्स का ही है। चाहे इसको आप 5 मिनट में करें तब भी आपको 2 ही मिलेंगे, चाहे आप इसको 10 सेकंड में करें आपको 2 ही मिलेंगे, ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सेक्शनल के कुछ मार्क्स हैं कि भाई मैथ्स में अगर आपने 25 में तो 25 क्वेश्चन कर लिए तो आपको 50 की जगह 60 मार्क्स दे देंगे, या फिर आपने रीजनिंग में से 50 का पूरा कर लिया तो आपको 50 में से कम कर देंगे, 40 कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और हर एक सेक्शन जो आपका है जीएस मैथ्स चारों सेक्शन सारे 50-50 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो है आपका मार्क्स पे होना चाहिए, किसी सेक्शन या फिर किसी क्वेश्चन के टाइप पर नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप हो सकता है जैसे आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे, जैसे आपका एक टॉपिक मैं बताता हूँ, आपकी एडवांस मैथ्स अच्छी है, आपका अलजेब्रा बहुत अच्छा है, ठीक है, आप पूरे 100% श्योर होकर गए कि अलजेब्रा का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, लेकिन एग्जामिनर ने हो सकता है वो क्वेश्चन आपको गलत पटक दिया या फिर इसको बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया, तो आप क्या है, अगर इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे या फिर आप इस बात को ईगो पर ले लेंगे कि अलजेब्रा तो मेरा बहुत अच्छा, मैं उसको कर ही लूंगा, क्यों नहीं आ रहा मुझसे क्वेश्चन, आपने 2 मिनट लगा दिए, फिर आप सोच रहे हैं कि जब 2 मिनट लगाए तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही कर लेना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए आंसर निकालूंगा, अलजेब्रा तो मेरा अच्छा है, तो आप उसमें क्या करेंगे 5 मिनट लगा दे रहे हैं। और आप अगर आपको आंसर निकाल भी लेंगे तो उससे क्या मिलेगा मेरे भाई, मिलना तो आपको 2 मार्क्स ही है, सिर्फ आपका टाइम चला गया 5 मिनट, और आप देखेंगे 5 मिनट में आप सारी जीएस का पूरा सेक्शन ही निपटा देंगे 5 मिनट में, यहाँ से हो सकता है आपको 30 से 35 मार्क्स मिल जाए। समझ रहे मेरे कहने का मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना है, अपना ईगो या फिर अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है उसको साइड में रख देना है, ठीक है, ये मेरा मतलब है। अब आप जो बात करता हूँ मैं दूसरी बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसमें शायद मैंने इस पेज की सारी बातें आपको कर ली हैं कि पहले आपको इजी क्वेश्चन टारगेट करना है, फिर आप करेंगे मॉडरेट, फिर लास्ट के करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको जो है 2 मिनट का है, तो आपका जो मेन है वो मार्क्स पे ही आपको फोकस करना है, किसी सब्जेक्ट और टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये तो हो गई आपको अटेम्प्ट करने के कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप 100 क्वेश्चन तक जाने की कोशिश करिए, कैसे आप कम से कम इतना तो करिए, कम से कम आप 100 क्वेश्चन तो देख पाए, ये सारी चीजें आप कोशिश करेंगे। देखिए अब जब हम अपना मॉक लगा देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे आप जो मिस्टेक करते हैं वो कुछ जो मिस्टेक होती है वो लगभग सिमिलर या फिर सेम होती है। यहाँ पे मैं कॉमन मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, इसमें से 2 या 3 टाइप की मिस्टेक है जो मैंने खुद अपने एग्जाम में की थी और बाद में आके मैं बहुत ज्यादा पछताया था कि ये मुझसे क्या हो गया, क्योंकि ये गलतियां लगभग हर एक स्टूडेंट करेगा, 1-2 गलतियां आप भी देख लेना आपके भी मॉक में आपको मिलेंगी। देख पहले जो हमारी मिस्टेक होती है वो हमारी ऑप्शन क्लिक करने के टाइम पर हो जाती है। आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन है आपको दे रखा है, क्वेश्चन है इसकी ऑप्शन है ए है, बी है, सी दे रखा है और डी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पूरा सॉल्यूशन निकाला, आपने उसमें 1 या 2 मिनट जितना भी टाइम लग रहा था आपने उसको लगाया, फिर आप देखते हैं इसका आंसर बी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस आंसर को बी ऑप्शन आप जब क्लिक करने लग जाते हैं तो हो सकता है आपसे जल्दबाजी में कभी कभार आप देखेंगे ऑप्शन सी क्लिक हो जाता है, उस समय हम नहीं मानते कि आपकी गलती है, हो सकता है कभी कभार माउस की भी गलती हो जाती है कि वहां पे हो सकता है माउस काम करना है या फिर अटक गया हो, हैंग हो गया हो, ये सारी चीज की वजह से आप देखेंगे इस टाइप की गलती भी हो जाती है कि आपको ऑप्शन बी क्लिक करना था लेकिन आप सी क्लिक कर गए, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका सही होने की जगह पर आप -0.5 आपका मार्क्स आपको और मार्क्स घटा लिए जाते हैं। तो इस टाइप की गलती जो कॉमन सिमिलर होती है, तो मेरा मतलब ये है जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो जब आप आंसर लगाएं
तो आप उस आंसर को देख एक बार श्योर कर लें कि आपने जो आंसर, जो आपने सॉल्यूशन निकाला था, जो आपको आंसर आ रहा था, आपने क्या उसी पर क्लिक किया। मैक्सिमम आपको आधा सेकंड लगेगा या फिर 1 सेकंड, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, इतने में आप पूरे श्योर हो जाएंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, फिर आप उसको आगे बढ़े। ठीक है, ये मैं बता रहा था। अब आप दूसरी टाइप की मिस्टेक देखें कि दूसरी टाइप की मिस्टेक क्या होती है। दूसरी जो मिस्टेक होती है वो हमारी क्या होती है, हम सेव ना करने की मिस्टेक होती है। सेव ना करने की मिस्टेक क्या होती है, देखो जैसे मैंने बताया कि आप देखेंगे ये कोई क्वेश्चन लिखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा रहता है सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो कभी कभार हमसे गलती में क्या हो जाता है, गलती में हमसे ये हो जाता है कि हम आंसर निकाल लेते हैं, ऑप्शन बी भी लिख लेते हैं कि ऑप्शन बी हमने निकाल लिया, इस पर हम माउस से क्लिक भी कर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर हमें जो क्लिक करना चाहिए, हमें जो अपना क्वेश्चन सेव करना चाहिए, यह हम सेव ना करके सीधे अगले क्वेश्चन पर जंप कर जाते हैं। ठीक है, इस टाइप की गलतियां जो होती हैं वो एग्जाम बिल्कुल जो हमारा लास्ट के 10 या 15 मिनट बचते हैं ना, उस समय पर होती है, क्योंकि उस समय पर हम क्या होते हैं, कुछ जो हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ सेक्शन में भी छूटे रहते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे पर इंग्लिश सेक्शन में भी छूटे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैथ्स का जैसे हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना है तो हम अगले राउंड में इसको उठाते हैं, तो इस राउंड में हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाला हमने, फिर इस पर हम क्या करते हैं, बी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर सेव ना करते हुए सीधे इंग्लिश के इस क्वेश्चन पर जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपने आंसर निकाला और आप देखेंगे कि आप जो क्लिक कर रहे हैं वो आपका सही ऑप्शन क्लिक हो रहा है, आपका ऑप्शन सही क्लिक हो रहा, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सेव करें फिर आगे जाएं। अगर आप इसको सेव नहीं करें तो आपको खुद पता है आपका जो क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्टेड में रहेगा और उसके बाद आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन को सेव करना ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगली जो तीसरे टाइप की जो गलतियां होती है वो गलती ये हो जाती है कि हम जो अब तक जो क्वेश्चन देखते आए हैं, जो मॉक टेस्ट में जो देखते आए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम एग्जाम में भी अज्यूम कर लेते हैं। इसका मेरा मतलब ऐसा है, देखिए जैसे सिमिलर आपको गलती बता रहे हैं जो हर किसी ना किसी स्टूडेंट से अपनी लाइफ में एक बार जरूर हुई होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कोई क्वेश्चन आया मैथ्स का, इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि आप इसमें डायमीटर बताइए, लेकिन अब तक आपने जो मॉक टेस्ट लगा रखे थे उस मॉक टेस्ट में आपने ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं कि उसमें ज्यादातर वो रेडियस पूछते थे। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरी तरीके से केयरफुली रीड नहीं करेंगे और आप इसी धुन में रहेंगे कि ज्यादातर तो क्या रेडियस ही पूछी जाती है, तो आप उसी धुन में रहेंगे और आप उसका आंसर रेडियस क्लिक कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, डायमीटर। ठीक है, तो इस टाइप की गलतियां भी ना करें, आप क्वेश्चन को पूरे तरीके से केयरफुली पढ़ें और फिर देखें उसमें क्या पूछा गया, जो पूछा गया वो ही क्लिक करें। देखिए इस टाइप की जो मैंने गलतियां बता रही, ये गलतियां वो हैं जिसमें हम सारी मेहनत कर लेते हैं, आंसर भी हमारा आ जाता है, टाइम चला जाता है, सब कुछ हो जाता है, आंसर आने के बाद ये गलतियां हो जाती हैं। तो इस टाइप की गलतियां क्या है, बहुत ज्यादा दुख देती हैं कि यार क्वेश्चन तो हमसे आ रहा था लेकिन फिर भी हम ना जाने कैसी गलतियां करके आ गए, इससे हमारा पूरा टाइम ही चला गया। आपसे क्वेश्चन ना आए तो उसमें आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, उसमें क्या आप समझ जाएंगे, आप समझा लेंगे कि भाई आ ही नहीं रहा था, उसमें क्या करते, तुक्का थोड़े ना मारते। तो लेकिन अगर आपको आंसर आ रहा है, सब कुछ आप निकाल देना, उसके बाद आप गलती कर रहे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन आपको बहुत लंबे समय तक दुख देगा, मैं बता दे रहा हूँ। अब लास्ट टाइप की जो गलती आती है, ये गलती वो होती है जो मैंने अपने एग्जाम में की थी। इससे मेरा मतलब था मैंने क्वेश्चन को सही तरीके से रीड नहीं किया था, मैं भी जो मैंने आपको बताया उसी एग्जाम की धुन में था। मुझसे एक क्वेश्चन आ गया था कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ये क्वेश्चन आ गया। मैंने इसको सीधा मतलब एकदम तरीके से केयरफुली रीड नहीं किया, मैंने क्या समझा है कि ये क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देखिए मैं इसका अभी तक एडिक्टेड था कि PQR ही आता है, ABC के सिमिलर सीधा PQR तो आएगा, लेकिन वो क्या करता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए QPR डाल देगा। तो आपका जो डायग्राम ऐसा होना चाहिए था, QPR होना चाहिए था, इसकी जगह पर आप क्या कर देते हैं, PQ और R, ये वाला आप डायग्राम बना देते हैं। इससे आपका क्या हो जाएगा, आप सीधी सी बात है, अगर आपको ए बी जो आपकी लाइन रहेगी उससे आपको QP को सिमिलर करना था, लेकिन आप क्या कर देंगे PQ को, तो यहाँ पे क्या आपकी गलती हो जाएगी। तो इस टाइप की गलतियां भी आप मत करें, क्वेश्चन को पूरी तरीके से केयरफुली पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आप आके आपकी रफ शीट चेक नहीं करेगा कि भाई आपने आंसर निकाल लिया था कि नहीं, या फिर आपने आंसर तो निकाल लिया तो ऑप्शन आपने गलत क्लिक किया, ये सारी चीजें नहीं चेक की जाएंगी। चेक एक ही जाएगा कि आपने आंसर सही क्लिक किया गया कि नहीं, अगर सही क्लिक किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे और आपने गलत क्लिक किया तो और आपके मार्क्स घटा लिए जाएंगे आधा नंबर। ये गलतियां होती हैं जो मॉक में, तो इन गलतियों को नहीं दोहराना, हमें इस पर थोड़ा गौर करना है। आप चाहे तो आप लिख लें इन गलतियों को, ये गलतियां बार बार रिवाइज नहीं होनी चाहिए। इससे आप कोशिश करेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होते हैं जो हर मौके में आप ये गलती कर जाते हैं, तो अगर आप इसको सुधारेंगे तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन भी इस टाइप का आप सुधारते हैं तो 2 मार्क्स आपके यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर आप 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके 4 मार्क्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं।
ये मैं उन गलतियों की बात कर रहा हूँ जो गलतियां बिल्कुल पूरी सिमिलर हैं, जो हर कोई करता है। अब अगली टाइप की जो हम बात करते हैं वो ये होती है, देखिए ये तो क्या होता है, ये होता है इस टाइप की गलतियां उन क्वेश्चन में होती है जो हम पे आ ही नहीं रहते, तो हम ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर पाते, बस बैठे बैठे अपना टाइम खराब करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, एक बात आपको मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हमें 2 बार से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। जैसे आपने एक क्वेश्चन उठाया, आपसे नहीं बन रहा है, पहले राउंड में तो आपको सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। लेकिन आप दूसरे राउंड में जब उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन को 2 बार से ज्यादा करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप 4 4 बार कर लें, फिर भी आपको टाइम मिल जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन पढ़ पाए, नहीं हो पाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ें, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाए, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन गलत ही डाला गया हो। आप 4 बार कर लें, उसको 10 बार कर लें, आंसर तो आपका नहीं निकलेगा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। तो आपको ऐसे ही करना है, आगे आपको उस क्वेश्चन को स्किप करके बढ़ जाना है, ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। ये देखो मैं आपको बता ही दिया है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आप ज्यादा उस पर गौर करें, अगला क्वेश्चन उठाएं। अब आपको जो यहाँ पे जो सीखना है लास्ट समय पे, वो सीखनी है आपको स्किप करने की कला आनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, आप देखिए जाए, स्पेशली मैथ्स में ऐसा होता है कि एक आप देखेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यही जो टॉपिक होता है इसमें होता है। इसमें क्या होता है, एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, 5 लाइन में आपका क्वेश्चन ही बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 5 लाइन में बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसको पढ़ने में ही आपको भैया 40 सेकंड लग जाने हैं। तो आप इस क्वेश्चन को क्यों उठाएंगे पहली बार में? आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में इसको पढ़ूंगा फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा, तो क्या मतलब है, आप पढ़ेंगे 40 सेकंड में, फिर सॉल्व करना करेंगे 1.5 2 मिनट आपके वैसे ही लग जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भले सिंपल हो, आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत लंबा, पढ़ने में ज्यादा समय लग रहा है, तो इसको सीधा स्किप कर दें, आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाए। जब आप पे बनने लगेगा, लास्ट में आपका टाइम बचेगा, तो फिर आप इसको देखें, ठीक है। इन सारी चीजों पे आपको देखना है कि क्वेश्चन टफ है तो उसको स्किप कर लेना है, क्वेश्चन जो दिया गया उसकी जो लैंग्वेज है वो ज्यादा बड़ी हो रही है, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, उसको आप स्किप कर देना है, या फिर क्वेश्चन आपको एक बार में आपने ट्राई किया नहीं आ रहा तो भी उसको स्किप कर देना। ये चीजें आपको यहाँ पे गौर करनी है, किसी भी चीज को फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पर्सनली मत लेना, किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम मत देना, ट्राई टू। और फिर उसकी बाद जो अगली बात आती है वो होती है एलिमिनेट ऑप्शन। कोई कोई क्वेश्चन जो होता है, जैसे स्पेशली इंग्लिश में जो होता है, आपको कोई एंटोनिम्स या फिर सिनोनिम्स दिया होता है, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आप इसमें देखेंगे 4 में से आपको 2 का मतलब सीधा पता है, तो आप इन 2 को तो वहीं पे एलिमिनेट कर देना, ये 2 जो हो रहे हैं वो एलिमिनेट हो रहा है। आप एक और 2 जो आपके ऑप्शन बच रहे हैं, इन्हीं 2 में से आंसर आपका है, तो ये जो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। और फिर अगर इन दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो मेरे ख्याल से आपको फिर वहां पर रिस्क लेनी चाहिए। रिस्क से मेरा मतलब है आप वहां पे तुक्का अगर मारना चाहें तो ऐसी जगह पर आप मारें, ऐसी जगह पर कहीं मत मारे कि आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, आपको चारों भी नहीं बन रहे हैं, फिर भी आप तुक्का मार दिए, तो ये मानने का आपका बिल्कुल गलत तरीका है। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 2 आपके बच रहे हैं, तो वहां पर आप तुक्का चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही होने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% तक, 50% तक हो रही है। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप देखेंगे एक क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, तो इसका मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन में भी अगर आप तुक्का लगा दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप तुक्के तुक्के में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, मैं ये बता रहा हूँ अगर इस टाइप का कोई एलिमिनेशन का आपका आता है तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप 5 बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 5 में से अगर आपका कोई एक भी सही हो जाता ना, तो आपके सारे आंसर कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 आपने जो गलत किए हैं, 4 गलत होने पर आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन अगर आप 5 सही कर देते तो आपके 2 सारे कवर, मतलब आप 0 पे आ गए। तो 5 में से मेरे ख्याल से एक तो सही हो ही जाएगा, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट 2 में से कोई एक लगाना है। और ऐसा अगर आपके साथ 5 बार ही होता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एक बार भी सही ना लगे, हर बार आपका गलत ही लग जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये इसलिए थोड़ा सा आप ऐसी जगह पर आप हल्का सा रिस्क ले सकते हैं, मतलब आप तुक्का चला सकते हैं, ये हमारी मतलब है बोलने का, ठीक है। यहाँ तक की बात थी। अब अगली जो बात आती है, एक क्वेश्चन का मैंने बता दिया कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अब जो हमें बात करनी है वो हमारी मेन बात ये होती है कि हम क्या कैसा करें कि हमारा इसको ठीक ठाक अच्छा मॉक में आने लग जाए, या फिर जो हम गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां कैसे कैसे ना हो। देखो अब आप जो मॉक स्टार्ट करेंगे, मॉक में आपको नंबर बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है सबसे बेहतरीन तरीके से, वो होती है आपका एनालिसिस। एनालिसिस से मेरा मतलब, आपने कोई भी पेपर सॉल्व किया तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपना लैपटॉप बंद किया, सिर्फ स्कोर देखा और चले गए। उससे क्या होगा, उसका आपका मॉक देने का मतलब ही क्या हुआ है। आपको एनालिसिस ऐसे तरीके से करना है, एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखना है, आपका सही भी होगा ना तब भी आपको उसको देखना है, क्योंकि हो सकता है आप उसको देखेंगे, आप वहां पे आप जा देखेंगे आपने सही कर लिया, लेकिन उस क्वेश्चन में आपने 50 सेकंड लगा दिए, और अगर आप उसमें थोड़ी सी आपको कोई स्पीड पता हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप उसको 20 सेकंड में भी कवर कर सकते हैं। तो आपको ऐसी चीजें भी देखनी, अगर आपने उसको सही भी कर रखा है ना, तो अभी उसको एक बार सॉल्व कीजिए, टाइम कम करने की कोशिश कीजिए कि क्या टाइम मेरा कम हो सकता है, या फिर कोई और ट्रैक पकड़ सकता हूं मैं,
कुछ भी ऐसी चीज करिए, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गलत चीज एनालिसिस करनी है, आपने जो सही चीज की है उसको भी एनालिसिस कीजिए। मेरा जो एनालिसिस चलता था, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 1 घंटा मेरा मॉक अटेंड करने में लगता था, लेकिन एनालिसिस करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते थे, क्योंकि मैं सारे 100 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करता था, सारी चीजें। और क्योंकि खाली मैथ्स की बात नहीं, कभी कभार ऐसा जीएस में भी हो जाता है। जीएस में आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पर आप उससे सिमिलर जो आपको जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से आप क्वेश्चन आया, तो थोड़ा उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे कि ये जो क्वेश्चन बना है ये क्या कहना चाह रहा है, या फिर इसका सही आंसर क्या है। उससे रिलेटेड भी सॉल्यूशन में कुछ 1-2 चीजें दी जाती हैं, तो आप उसको भी पढ़ेंगे, उसको भी याद करेंगे, तो इसलिए आपको टाइम लग जाता है मॉक में। इंग्लिश में भी आप देखेंगे एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहे हैं, तो एक एंटोनिम आया उसके साथ 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप क्या करेंगे, जब उसको एनालिसिस करेंगे तो इन चारों एंटोनिम्स को आप इनको भी पढ़ें, और फिर इन चारों जो आपके एंटोनिम या सिनोनिम है इनके भी कुछ सिनोनिम्स होंगे, उनको भी देखें। तो क्या करेंगे आप, एक के अगर 2 भी होंगे ना, तो 4 से आप 2 करके मतलब 8 नए वर्ड सीख लेंगे। और ऑप्शन को मिलाकर तो आपके फिर 5 हो रहे हैं, 5 को 2 में करेंगे तो आप मतलब 10 नए वर्ड सीखेंगे। ऐसे एनालिसिस करना है आपको, एक एक चीज बारीकी से एनालिसिस करनी है। आपको टाइम भी देखना है, उसका आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उससे सिमिलर कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी देखना है। ये सारी चीजें एनालिसिस करनी है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक ना लिस्ट बनानी है। लिस्ट, हालांकि अब लास्ट समय चल रहा है, इस समय पर आप लिस्ट नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि सीएचएसएल में तो अब टाइम है नहीं। सीजीएल में भी आप फिर भी कोशिश करें तो आप कर भी सकते हैं। इसमें आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में आप देखेंगे कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है जो आप हर बार गलत कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपका परसेंटेज का क्वेश्चन हर बार ही गलत हो रहा है, या फिर आप देखें परसेंटेज का क्वेश्चन 3 बार अटेंड किया तो 3 बार में से 2 बार सही हुआ, 1 बार गलत हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे, आप लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आप पाएंगे 2 से 3 जो टॉपिक है वो उस टाइप का, उस टॉपिक के क्वेश्चन आपके हर मॉक में गलत हो रहे हैं। तो फिर आपको इस टॉपिक पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है, इस टॉपिक को थोड़े डीप में पढ़ना है, ऐसे मॉक का एनालिसिस करना है। फिर आपको सॉल्यूशन भी देखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई क्वेश्चन है आपसे हो सकता है बन गया, लेकिन आपने उसमें टाइम लगा लिया, तो फिर उसका आप सॉल्यूशन देखेंगे कैसे मैं आपको टाइम बचा सकता हूँ, किसी दोस्त से, किसी बुक या फिर किसी टीचर से पूछे। इन सब सारी चीज़ों पर आपको काम करना है। तो फिर क्या करेंगे, आप बार बार मॉक देखेंगे, जो मैंने आपको बताया आप लिस्ट बना लेंगे, तो इससे आपके ना वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक दोनों समझ में आ जाएंगे। आप वीक भी देख लेंगे कि एक टॉपिक मेरा बहुत ज्यादा वीक है, तो आप क्या करना, जो आपका टॉपिक वीक है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको पहली बार में मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन मुझसे गलत हमेशा होता है, इस बार भी होगा, और इस बार गलत होगा, आपका टाइम ले जाएगा, आपका फालतू फ्रस्ट्रेशन बढ़ा जाएगा वो टॉपिक। इसलिए आप उसको वहां पर मत छोड़ें, मतलब वहां पर सॉल्व ना करें, उसको आप छोड़ दें वहां पर, और आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको आप पहले अटेम्प्ट करें। वीक को आपको चाहे बिल्कुल ही सरल क्यों ना हो, आपको वहां पे छोड़ ही देना है, क्योंकि आपके मन में एक धारणा बन जाएगी कि इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे गलत होता है, टाइम ले जाता है, तो आप इसी धारणा के चलते ही, भले सिंपल क्वेश्चन होगा, आप वहां पे अटक जाएंगे, क्योंकि आपके मन में तो ये चल रहा है कि क्वेश्चन तो मुझसे बनता ही नहीं है। तो वहां पे जाके भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको वहां पे अटेम्प्ट मत करें, आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अटेम्प्ट करें। मेरा बोलना यहाँ पे ये है, ठीक है। जब ये सारी चीज हो गई तो अगली बात मैं आपको ये वाली बताने चाहता हूँ कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, स्कोर बढ़ाने की क्या करें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अब लास्ट समय है, आपको मेनली काम जो करना है, मैथ्स और रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन पर वर्क कर सकते हैं। कैलकुलेशन पे ज्यादा वर्क करें, नए क्वेश्चन मत उठाएं, टफ क्वेश्चन मत देखें, आप कैलकुलेशन में काम करें, क्योंकि कैलकुलेशन जो है आपकी बहुत सारे क्वेश्चन सही करा जाएगी। जैसे आप बोले डीआई देखें, डीआई आप देखेंगे तो इसमें आपको ये पता होगा कि डीआई के 5 ही क्वेश्चन आप पे बन जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम बहुत ज्यादा ले जाते हैं। तो अगर आपकी खाली कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करने से आपको 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, और खाली 5 ही थोड़े ना आने, और भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एवरेज रहेगा, परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, जो भी आपकी अर्थमेटिक रहेगी, उसमें मेनली काम तो आपका स्पीड का ही होता है। तो आप कम टाइम में इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस करें, स्पीड पर आप ज्यादा टाइम टाइम लगाएं, मैथ्स में कैसे करके स्पीड देख लें, ठीक है। और आपको मैंने देखा है कि आपको पहले अपने जो बिल्कुल जो स्ट्रॉन्गर हैं, जो आपके बिल्कुल सिंपल टॉपिक है जिनको आप हमेशा कर लेते हैं, वे आप जो नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी आपको जो लगते हैं, उनको आप पहले अटेम्प्ट करें। जो सिली मिस्टेक मैंने आपको बताई, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है कि क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आप अपनी लापरवाही या बेवकूफ़ की वजह से कोई दूसरा ऑप्शन लगा दे रहे हैं या सेव नहीं कर रहे हैं। ये सारी सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा दुख होगा, इस बात को याद रख लें। और आपको किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब बात मैं करता हूं कि इस कैलकुलेशन पर वर्क कैसे करें, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि खाली आपकी मिस्टेक बता देना या फिर आपको कोई आपको वो बता दें कि किस वजह से आपके कम नंबर आ रहा है, इस बता देने से आपके नंबर तो बढ़ेंगे नहीं, आपको उसका सॉल्यूशन भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये आप काम कर सकते हैं जिससे हो सकता है आपका नंबर स्कोर बढ़ जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि आपको लास्ट समय में
रिवीजन ज़्यादा करना, ठीक, ये तो मैंने देख दिया है। रिवाइज मोर मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें उस रिवीजन को करें, और नया कंटेंट बहुत कम पढ़ने की कोशिश करें। जब आपका स्कोर अच्छा खासा आने लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन है, कुछ मेजर ही टॉपिक आपने छोड़ रखे हैं जिससे आने की ज़्यादा ही संभावना है कि इससे क्वेश्चन आ ही जाएगा, तभी उसको नई हालत में पढ़ें, अगर आपने उसको छोड़ रखा है तो, ठीक है। तो देखिए आपको अब लास्ट समय पे जो पढ़ना है वो आपको ऐसा पढ़ना है जिसमें आपको कम पढ़ना पड़े पर ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। अब कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट आप अगर कम पढ़ें, बहुत कम समय आपको आप पढ़ उस पर देते हैं, लेकिन अगर वो आपको स्कोर ज़्यादा दे रहा है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे मेरा मानना है कि आप रीजनिंग पर लास्ट समय पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग अगर अच्छे से भी आप देखें तो 3 या 4 दिन अगर आप पढ़ लेते तो मेरे ख्याल से आपकी रीजनिंग सारी कवर हो जाएगी। तरीके से पढ़े ना, कि आपको पूरा टाइम दे रहे हैं रीजनिंग को, 4-5-5-6 घंटे भी दें और 3-4 दिन पढ़ लें तो आपकी रीजनिंग सारी कवर हो जाएगी, और इसमें गलत होने के चांस कम होते हैं। आप यहाँ पे 50 में से 50 ही स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसी टॉपिक पढ़ने, जैसे अब मैं इंग्लिश की बात करूँ तो ईडीएम फ्रेजेस जो है इंग्लिश में है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इजी आती हैं, लेकिन आपको फिर भी नहीं पढ़ रही, तो आप क्या करिए 300 से 400 ईडीएम उठाइए, आप 3 या 4 घंटे में पढ़ लेंगे। ऐसे ही आप 300-400 या 1000-1200 वन वर्ड उठाइए, ठीक है। इनको आप क्या करें, पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके आने की संभावना पूरी होती है। आपको पता है 2 ईडीएम तो आपकी आएंगी, 2 वन वर्ड तो आपको आने ही आने, मतलब 4 आ रहे हैं, 4 में सीधे आपके 8 मार्क्स छुपे हुए हैं। लेकिन अगर आप इनको सिर्फ 2 दिन पढ़ लेना तरीके से कि 1000-1200 आपने वन वर्ड पढ़ लिए, 1000-1200 आपने ईडीएम फ्रेज पढ़ लिए, तो उसमें से ही आपका सारा आ जाना है। प्रीवियस आप उठाएंगे, इतने 1000-1200 पढ़ लें तो उसमें से आपका सारा आ जाएगा। चलो वन वर्ड नहीं भी माने, नहीं भी आता तो ईडीएम फ्रेजेस में आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपकी सोचने की जो शक्ति होगी ना ईडीएम फ्रेज के हिसाब से, आप बिल्कुल सीधा सटीक सोचने लग जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब इस टाइप से हो सकता है, या फिर ईडीएम में इस टाइप के आंसर सिलेक्ट होते हैं। ये सारी चीजें आप सोचने लग जाएंगे। इसमें क्या होगा, आप कम पढ़ रहे हैं लेकिन आपको क्वेश्चन देखो 8 नंबर का सीधा फायदा हो रहा है। अब जैसी बात करें पैसिव वॉइस का आपको पता है, और नरेशन का पता है कि 2-2 क्वेश्चन तो इसके आने ही आने हैं, मतलब 4 क्वेश्चन इसके भी आने, पर आते बहुत ज्यादा सरल है। आप 3 घंटे ही पैसिव वॉइस पढ़ लें, सिर्फ 3 घंटे, तब भी आपको दोनों ही बन जाने, और 3 ही घंटे आप नरेशन कर लें तब भी आपको दोनों क्वेश्चन ही बन जाने। तो अब आप देखिए मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया 8 नंबर, सॉरी 16 नंबर का आपको बता दिया मैंने 8 क्वेश्चन, कि कितनी सरल तरीके से कितने कम टाइम में आप इसको कर सकते हैं। इन 8 क्वेश्चन पर आप अगर पकड़ कर लेते हैं तो आप देखिए सीधे आपके 16 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब लास्ट में यही है कि आप जो आपका लास्ट समय बच रहा है 10 से 15 दिन में, इसमें आप उस पर फोकस करें जो आपको आता है। आप पर आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए, या फिर जो बहुत ज्यादा सरल है जिसको कम पढ़ने में कम टाइम लगना है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आता हुआ या फिर सरल आपसे छूटेगा तो आपको बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो एवरेज और परसेंटेज पर आप थोड़ा पकड़ बना सकते हैं। एवरेज और परसेंटेज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर अर्थमेटिक आपकी इन दोनों से ही सॉल्व हो जाएगी। डीआई तो लगभग आपका सारा ही हो जाना है, 5 ही हो जाना है। तो अगर आप एवरेज और परसेंटेज अच्छा कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। परसेंटेज में आप सीधा समझ जाएंगे, ओरल ही समझने लग जाएंगे कि 20 का 5% कितना होता है, आप सीधा मतलब ऐसे दिमाग लगाने लग जाएंगे। या फिर आप उसको फ्रैक्शन में बांट लें परसेंटेज को, उससे आपकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो इन चीजों पर आप पर ज्यादा फोकस करें, आपको यहाँ पे नया ना उठाएं कि आप एडवांस आपने पढ़ी नहीं, आप सीधे एडवांस का कुछ भी उठाने लग जाएंगे। एडवांस मत देखें, अर्थमेटिक में कोशिश करें जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, ठीक है। ऊपरी ऊपरी जरूर आप पढ़ सकते हैं कि जैसे आपने मान लो कोई भी आपको टॉपिक है, आपको लग रहा है कि टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड है लेकिन इसके आने की संभावना ज्यादा है, तो आप क्या करें 2 या 3 साल के प्रीवियस उठाएं, उस टाइप के क्वेश्चन के आप देखें। जैसे आपको टॉपिक आपको समझ आ रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस मेरा वीक है लेकिन एक क्वेश्चन तो उसका आना ही है, तो आप क्या करें 2 से 3 साल के प्रीवियस उठाएं, और जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपके 10 से 12 बनेंगे इस हाइट एंड डिस्टेंस के इस टॉपिक को कवर कर लें कि इस टाइप के, मतलब ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो टाइप है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टाइप को कवर कर लें। तो इससे क्या होगा, आपकी बनने की थोड़ी बहुत संभावना तो हो ही जाएगी कि आप पे थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा। ये आप कर सकते हैं। हो सकता है आप फॉर्मूला पढ़ लें, उस टॉपिक के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पढ़ लें, बन जाएगा आपसे, ये चीजें पढ़ लें। अब जैसे जीएस की बात करता हूँ तो जीएस में आपको मेनली फोकस अब क्या करना है, करंट अफेयर्स पे ही ध्यान दे लगाना है मेनली, क्योंकि करंट अफेयर्स का आपको ही पता है कुछ नहीं तो कम से कम में बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली ही आएंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके 10 से 12 मार्क्स हो रहे हैं। देखिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। आप सिर्फ 3-4 दिन करंट अफेयर्स को दे दें, हालांकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा भी तो नहीं आपने कुछ भी करंट अफेयर ना पढ़ रखा हो। अब मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ कि किन चीजों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपको उनको सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, जिससे वो गलत हो ही ना हो। आपको जो आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो आपको करंट अफेयर्स जो पढ़ना है, अभी बहुत सारे दोस्त लोग हैं या फिर आपके जो हमारे भाई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में यही सोचना है कि भाई पेपर हमारा पहला मार्च में होना था CHS का, अब हो रहा है अगस्त में,
तो करंट अफेयर्स हमें जुलाई तक का पढ़ना चाहिए कि हमने जो मार्च तक का पहले पढ़ लिया था वही पढ़ा? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो करंट अफेयर रहेगा मेनली मार्च तक का ही आएगा। यहाँ पे कुछ नया ना पढ़ें कि आप अप्रैल मई या जून का पढ़ने लग जाए, ये मत पढ़ें। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, काफी टाइम है, आपको लग रहा है कि फ्री बैठा हूँ अब क्या पढ़ लूँ, तो फिर भले आप पढ़ लें कि भाई यहाँ हो सकता है आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप पे गलत ना हो जाए। लेकिन मेनली आप क्या करें, मार्च तक का कवर करें। और मार्च का पढ़ना कहाँ से आप स्टार्ट करिए, जो 2020 है वहां पे आप नवंबर से स्टार्ट करिए और 2021 मार्च तक का 4-5 महीने का अच्छे से पढ़ लीजिए। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग सारे क्वेश्चन नहीं लेकिन हाँ 90% करंट अफेयर्स आपका यहीं से आ जाएगा। ठीक, ये चीजें मैंने आपको बता दी थी, अब बता दी। अब इन्हीं चीजों को आपको बार बार जितना ज्यादा आप इसको रिवाइज कर सकें उतना ज्यादा आप इसको रिवाइज करिए, रिवाइज मोर। ठीक है, अब जो मेनली प्रॉब्लम होती है हमारी मॉक टेस्ट में लगाते समय, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन चीजों में होती है, और ये चीजें ऐसी होती हैं कि इतने कम टाइम में इनको सुधारा भी नहीं जा सकता। अब आप सोचें कि इस सेक्शन को क्लोज टेस्ट है या फिर पैरा जंबलिंग PQRS है, कॉम्प्रिहेंशन है, आप चाहें तो 4 दिन बच रहे हैं आपके एग्जाम, आप इसमें सुधार लें, तो आप कभी नहीं सुधार पाएंगे। इस पे तो आपके लिए समझ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको 2-3 महीने का समय चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तब जाके आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनके लिए आपको कैसा करना है। एक आपको हल्का सा नजरिया बता देता हूँ कि आप जहाँ जाके पेपर में घबराए ना, सॉल्व करने का ऐसा थोड़ा आप ट्राई करें। अगर आपसे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि वैसे भी आपसे कुछ छूट तो रहा ही है। देखो क्लोज टेस्ट में ये कर सकते हैं आप कि एक बार आप क्लोज टेस्ट स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करें और लास्ट तक पढ़ लें करीब 1 मिनट में सारा पैसेज। 1 मिनट तो मैंने ज़्यादा बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपकी स्पीड कम है, तो 1 मिनट लगेगा आपको। 1 मिनट में आप पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लें। अभी आप क्वेश्चन ब्लैंक पे ध्यान मत दें, आप सिर्फ क्लोज टेस्ट की थीम को समझने की कोशिश करें कि क्लोज टेस्ट में किस बारे में है, इसकी थीम क्या है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है। ठीक है, इसको आप पढ़ लें, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे जाएं या फिर जो आपका जो ब्लैंक होता है उसको भरने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आप जो आंसर देखेंगे आपके आंसर आप खुद समझ जाएंगे कि इस टॉपिक या इस थीम पर रिलेटेड है क्लोज टेस्ट। तो आप जो ऑप्शन जो आप ध्यान देंगे या जो आप ऑप्शन उठाएंगे वो उसी थीम से रिलेटेड ऑप्शन उठाने की आप कोशिश करेंगे। तो फिर वहां आप देखेंगे 4 ऑप्शन है, फिर आप क्या करना, 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करने की कोशिश करना कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो थीम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्लोज टेस्ट की थीम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे आप एलिमिनेट करने की कोशिश करना। जो आपकी थीम से मिलेंगे सिर्फ आपके 2 या 3 ऑप्शन बचेंगे, उनको आप पकड़ना। फिर आप देखना उस सेंटेंस को पकड़ना कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा फिट हो रहा है, फिर उस ऑप्शन को आप उठा लेना। ऐसा एक मैंने आपको तरीका बता दिया, क्लोज टेस्ट का ही होता है। कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको यही करना है। कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करना, पहले स्टार्टिंग शुरू से लेकर लास्ट तक आप सारी पैसेज पढ़ लेना, उसका पूरा थीम समझना। और अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो पहले कॉम्प्रिहेंशन में आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, चारों क्वेश्चन 5 जितने आते हैं उन क्वेश्चन को पढ़ लें। उससे आपको समझ में आ जाएगी कि जो पूछा जा रहा है वो किस बारे में पूछा जा रहा है। जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाली बात क्वेश्चन में पूछी गई है, यहाँ से क्वेश्चन उठा है इस लाइन से, तो इसको हमें थोड़े अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के पूरे तरीके से पढ़ना है। तो आप उसको पढ़ेंगे। अगर आपको वही आंसर मिलता जा रहा तो आप क्लिक करते जाएं, नहीं मिल रहा तो फिर आप पूरी पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पूरी पैसेज पढ़ने के बाद तो आपको आंसर समझ में आ ही जाएगा कि आंसर है। तो ये मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि इनको आप सॉल्व ऐसे करें। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोशिश करना कि इनको लास्ट में ही उठाएं, क्योंकि ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका ये वीक पॉइंट होगा, वीक को आप बीच में मत उठाना, फालतू घबराहट हो जाएगी। तो पैरा जंबलिंग में भी सारी चीज होती है, 2 आते हैं इसके, तो अगर आपसे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप इन 2 को आप एलिमिनेट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब अगली बात करता हूँ मैथ्स में। मैथ्स में क्या होता है, जो लास्ट में दिक्कत देती है वो होती है एडवांस मैथ्स। तो एडवांस मैथ के लिए मेरी एक सजेशन है, लास्ट समय पे आप ज्यादा कुछ पढ़ नहीं सकते। आपको जो एडवांस मैथ में पढ़ना है लास्ट समय पे वो यह होता है, आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। एक दिन आपको उठना है, सुबह 7-8 बजे से उठना है और सीधा शाम के 5 या 6 बजे तक सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं और एक एक फॉर्मूला से 1 या 2 क्वेश्चन लगाते जाना है। तो अभी जो मेनली टियर 1 होता है उसमें यही होता है कि ज्यादातर एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे एडवांस मान लो 25 में से 12 क्वेश्चन आते हैं या फिर 10 मान लो, तो 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा इजी टाइप में आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या देखेंगे, सीधे आपके फॉर्मूला बेस्ड ही आंसर आ रहे हैं, या फिर हो सकता है वो आपके वैल्यू पुटिंग आंसर हो, जैसे आप देखें ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू पुटिंग हो। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल सीधे देखते ही क्लिक कर जाएंगे या फिर आप सीधे उसको फॉर्मूले से कर पाएंगे। तो ये एडवांस मैथ में लास्ट समय पे मेरा सजेशन यही है कि एडवांस मैथ में आप यही कर लें। जीएस सेक्शन की बात करें तो जीएस सेक्शन में मैंने आपको बताया कि आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, वो मेनली यही है कि आप करंट अफेयर पे जितना ज्यादा से ज्यादा फोकस करें उस पर करें, क्योंकि करंट अफेयर ही ऐसा है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं। ना ही उतने पॉलिटी से पूछने हैं, ना ही जियोग्राफी से पूछने हैं, ना ही इकोनॉमिक्स से पूछने हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स से। तो पहले आप फोकस करें करंट अफेयर्स को पढ़ने की, पहले अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है उसके बाद आप उठाएं पॉलिटी को, क्योंकि पॉलिटी में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे आर्टिकल हो गए कि भैया राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है
वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, ये सारी चीजें जो बेस्ट चीज बता रहा हूँ मैं, इस टाइप की चीजें आ जाती है, बहुत आसान होती है। इनको आप आराम से 1 या 2 दिन में कवर कर सकते हैं, पर 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। और लास्ट समय पर अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मतलब आप 2 से 4 नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे 1-1-2 नंबर बढ़ेंगे। ऐसे ही आपको मॉक में एनालिसिस करना है कि जो चीज आपकी ज्यादा गलत हो रही है उस पर आपको ज्यादा पकड़ बनानी है, जिसकी आने की संभावना ज्यादा हो उस पर आपको ज्यादा पकड़ बनानी है। ये चीजें आप करें, जीएस में आप यही कर लें या फिर मिसलेनियस करा दें। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिस वीडियो में आपके लिए ये बता दिया जाए कि लास्ट के 10 दिन या 1 हफ्ते में आपको क्या पढ़ना है, या फिर जहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। हर बार प्रीवियस में हर पेपर में एक कॉमन जो कॉमन टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को मैं छांटूंगा, फिर उसमें वीडियो बनाऊंगा। जीएस पे ही बनाऊंगा, मैथ्स में ही बनाऊंगा, सारा मतलब एक पूरे चारों सब्जेक्ट से लेकर बना दूंगा। बाकी रीजनिंग में तो ना भी बनाऊं तब भी चल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग उतनी ज्यादा दिक्कत देती नहीं है। 40 नंबर हर किसी के आ जाने हैं, 45 एक एवरेज बच्चे के आएंगे और 50 जो अच्छा हो जिसने कर लिया उसकी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो मैं इसलिए आपको बीच में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फिर से कल या परसों फटाक से नोटिफिकेशन आ जाए और आप बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से उस चीज को देख लें और जितनी जल्दी हो सके आप उसमें सुधार कर लें। ये सारी चीज मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता दी कि कैसे मॉक टेस्ट में स्कोर कर सकते हैं। हालांकि एक चीज और है जिसके बारे में ज्यादा बच्चे पूछते हैं, ये आप लास्ट पेज बता रहे हैं, आप इसको देख लीजिए, ये देखिए। इनके बारे में बच्चों को कुछ मानना होता है कि भाई हमें मॉक टेस्ट एक दिन में कितने देने चाहिए, 2 देने चाहिए कि 1 देने चाहिए कि 4 दें, क्या करना चाहिए, कि हमें रात दिन बस मॉक देना चाहिए, ये देना चाहिए। तो मेरा इसमें मानना है कि आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देना चाहिए। वैसे आप कोशिश करें कि अब आप 1 हफ्ता बच रहा है या फिर 10 दिन बच रहे हैं तो उसमें आप 2 मॉक टेस्ट दें। एक तो आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, आप प्रीवियस ईयर का दे दें, और एक कोई भी नया मॉक टेस्ट दे दें। नया मॉक टेस्ट कुछ भी हो सकता है, आप चाहें तो टेक्स्ट बुक के भी ठीक ठाक रहते हैं, उसको भी दे सकते हैं। बाकी एक आपको मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप संडे को एक जो लाइव होता है एसएससी ट्यूब का लाइव मॉक टेस्ट होता है, एसएससी ट्यूब का लाइव मॉक टेस्ट होता है, उसको जरूर दें। क्योंकि जो सारे टॉपर होते हैं या फिर जो पहले सिलेक्टेड हो चुके हैं इस बार फिर से पेपर को दे रहे हैं, तो इस मॉक टेस्ट को भी वो देते हैं। उसमें क्या होगा, आपको आपकी मतलब जो रैंक होगी वो रैंक आपकी तैयारी डिसाइड कर देगी। मॉक में कभी भी, आपको फिर से बता रहा हूँ मैं, मॉक में कभी भी मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ये मत सोच लेना कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है। आप जो भी एनालिसिस कीजिए आप अपने आप को आंकेंगे वो रैंक के अकॉर्डिंग ही आंकना। क्योंकि अगर पेपर इजी आया तो मार्क्स आपके हो सकता है 170 से 180 तक भी कवर कर जाए, लेकिन हो सकता है उसमें रैंक आप देखना है कि 180 में भी आपकी रैंक करीब 4000 बच्चों ने दिया, 4000 बच्चों में से आपकी रैंक 2000 जा रही है। पेपर इजी था तो सबका ही बन गया वो। तो इसलिए आप कभी मार्क्स पे मत जाइए, फिर हो सकता है कभी पेपर टफ हो जाए, पेपर टफ हो जाए तो आपके 180 नंबर आ जाए, आप घबरा जाएं कि यार ये क्या हो गया, मतलब इतने कम मार्क्स में से आ गया। तो उसमें भी आप रैंक देखिए, हो सकता है 4000 बच्चों में से आप अंडर 500 हो, क्योंकि मॉक कठिन था, टफ था, सब नहीं कर पाए उसको। तो ऐसा है कि नंबर अगर ज्यादा आ रहा है तो आपको ज्यादा एक्साइटेड या फिर खुश नहीं होना है, और कम आ रहा है तो आपको ज्यादा नर्वस या घबराना नहीं है। आपको सिर्फ रैंक देखनी है, रैंक के हिसाब से आपकी सारी चीजें डिसाइड होंगी। और अगर आपको प्रॉपर रैंक देखनी है तो आप एसएससी ट्यूब का संडे वाला मॉक जरूर देखिए, उसका पूरा पेपर जो होता है वो पूरा रिलेवेंट होता है, ठीक ठाक आता है। और इसमें आपका जो स्कोर रहेगा वो मेरा मानना है आपका एग्जाम में भी वही स्कोर रहेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। सीएचएसएल में तो मैं मेरे कह सकता हूँ कि अब इसमें इतना जो स्कोर आएगा वो इतना ही आएगा। सीजीएल में हालांकि 15-20 दिन है तो उसमें थोड़ा आपका 10-15 नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, ये मेरा चीज था। और आपको कितने मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, मैंने आपको बताया कि 2 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग भी देखें, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है 160-70 आ रहा है तो फिर आपको जरूर 2 मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, एक आप प्रीवियस का करें, एक नया करें। लेकिन अगर आपका मॉक में स्कोर ही कम आ रहा है, 120 या फिर 110 आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि कैसे ना करके भैया सिलेक्शन नहीं हो रहा, कम से कम इतना तो हो जाए, मैं टियर 1 निकाल लूँ, टियर 2 में तो बैठ पाऊँ, तो पर वहां पर आप क्या कीजिए, दिन में 1 मॉक लगाइए और ज्यादा टाइम अपना पढ़ने पे दीजिए, नया कुछ पढ़िए। क्योंकि अब खाली मॉक 2 या 4 मॉक लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको नया पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप वहां पे क्या करें, 1 मॉक लगाएं और तो कुछ थोड़ा नया पढ़ लें, बाकी आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें। ठीक, ये हमारा बात है। और अब जो अटेम्प्ट है कि भैया क्वेश्चन में कितने का अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर क्या कैसा होता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जो आप मॉक देंगे वो मेनली आपको जो टाइमिंग रहेगी मॉक की, यहाँ पे वो क्या रहनी चाहिए, एग्जाम टाइम पर ही मॉक देना चाहिए। जैसे आपका एग्जाम क्या होता है, पहले 10 से 11 होता था मेरे टाइम में, लेकिन अभी शायद 9 से 10 कर दिया मॉर्निंग में। अगला जो पेपर होगा वो 12 से 1 होगा, लास्ट का जो होगा वो शायद 3 से 4 होगा। इन 3 शिफ्ट में हमारा पेपर होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना जो आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे ना वो इसी टाइम में कोशिश करना कि इसी जो स्लॉट है आपकी 3 शिफ्ट है इसी शिफ्ट में देने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, आप एग्जाम के पूरे माहौल में ढल जाएंगे, उस समय पर पेपर देने की या फिर क्वेश्चन समझने की, आपको दिमाग चलाने की आदत हो जाएगी।
इसलिए आप कोशिश करना उसी टाइम में एग्जाम दें। और जो मैंने बताया कि आपको जो एडॉप्ट है ना, मतलब आप जो अपने आप को है एग्जाम के माहौल में ढालने की कोशिश करिए। गुड स्लीप सर्कल से यहाँ पे जो मैंने बताया वो यही है कि कोई कोई होता, जैसे मैं होता था, मैं क्या करता था कि मेरा जो पढ़ने का शेड्यूल रहता था वो रहता था रात में सुबह के 5 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद मैं सोना स्टार्ट करता था तो 12 11 12 बजे तक सोता था मॉर्निंग में, ठीक है। तो इस टाइप का अगर अभी तक करते आए हैं तो अब यहाँ पे मत करें। अब अपने आप को जो आपका टाइम वो एडमिट कार्ड आ ही गए होंगे, उसमें आपने देख लिया होगा आपका जो एग्जाम है किस टाइम पर है, तो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग काम करिए। अगर आपका सुबह की शिफ्ट में एग्जाम है, लेकिन अगर आपका जो शेड्यूल स्लीप सर्कल है वो आपको यही है कि आप 11 से 12 तक तो सुबह सोते ही थे, तो अब आप कोशिश करिए कि 9 बजे के पहले आप हर हाल में उठ जाएं और 9 से 10 मॉक लगाना स्टार्ट कर दें। ये गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी सेम ही गलती होती है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो गलती है, मेरी एक गलती बिल्कुल सीधी थी, मेरे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन खा गई थी, मतलब 10 मार्क्स सीधे लेके गई है, क्योंकि मेरा भी ये चीज हुई थी। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इस माहौल में आपका दिमाग नहीं चलेगा, और दिमाग नहीं चलेगा आपके सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी। और आपको वैसे भी पता है कि आपको 9 बजे से एग्जाम देना है, तो आप क्या करेंगे भैया, एग्जाम की एक रात पहले कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे करके 11 बजे सो जाएं, 11 12 बजे सो जाएं। लेकिन आपको सोने की आदत तो 5 बजे है, 5 के पहले आपको नींद आएगी ही नहीं। जब नींद नहीं आएगी तो फिर आपको क्या, फिर एग्जाम में क्या आपका अच्छे खासा क्या दिमाग चलेगा? चलेगा, मानता हूँ चल जाएगा, एक रात ना सो के भी चल जाएगा, लेकिन जितना आपका एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए, जितना आपको एनर्जेटिक रहना चाहिए, वो नहीं रह पाएंगे। तो आप कोशिश करें एग्जाम के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करें, 7 8 दिन है आराम से कवर कर जाएंगे। और ये भी था कि भैया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं कि मौका हमें किस टाइम पे देना चाहिए, उसके लिए चीज़ है कि एग्जाम का अगर आप ठीक है इस टाइम में दे पा रहे हैं, शिफ्ट के एग्जाम की शिफ्ट के हिसाब से दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे पा रहे तो कभी कभार इस टाइम पे भी दे सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़, अभी इस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में पढ़ना, आप एकदम से बोर होते जा रहे हैं, आपके दिमाग में कोई नई चीज़ घुस ही नहीं रही है, आपका नया पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस समय पर आप बाहर घूमने ना निकल कर आप क्या करें, एक कोई मॉक टेस्ट उठाएं। जब ऐसी हालत आ जाए कि दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, तो आप उस समय पर टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। आप टेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलने लग जाएगा, आप उस चीज़ से बोर नहीं होंगे। तो ये भी कर सकते हैं आप कि अगर आपका टाइम वेस्ट हो जा रहा है तो टाइम वेस्ट हो जाने से अच्छा आप मॉक ट्राई कर लें भाई, नया तो कुछ पढ़ नहीं पा रहे तो मॉक ही दे लें। यही था मेरा आज की क्लास का मतलब। तो आज कोशिश करना कि आप आज की क्लास से कुछ सीख पाएँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ आपको समझ आ जाए। ये सारी चीज़ें मेरी बताने की थी। अब आपको अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इन पर आप काम कीजिए, लेकिन मेरा भी फिर भी आपका मानना है, मेरा खुद का ही मानना है, आपको भी समझ में आएगा आज की वीडियो देखने के बाद कि आप कुछ नहीं तो 10 या 12 मार्क्स तो हो सकता है आप इंक्रीज कर लें, क्योंकि मैंने सारी गलतियां भी बता दी, उनका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी बता दिया है। और फिर भी आप देखना 2 या 3 दिन बाद मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा, उस वीडियो में आपके बारे में कुछ बात करेंगे। एक बार एग्जाम के पहले भी डाल दूंगा मैं कि एग्जाम देने से पहले क्या क्या चीज़ें आप करके जाएं, कैसे एग्जाम में बैठें, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें, फिर से इस बारे में बात करूंगा। उसके पहले कल या परसों एक वीडियो भी डालूंगा कि आपको लास्ट समय पर क्या पढ़ना है, क्या क्या फटाफट आप क्या रिवीजन करके जाएं, कहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। ये सारी चीज़ों के लिए मैं वीडियो डालूंगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको आज की मेरी स्ट्रेटजी ठीक लगी है तो आप अपने जो दोस्त लोग हैं जिनको इसकी वीडियो की जरूरत थी, या फिर जिनको ये वीडियो सही लगता है, इससे कुछ उनको फायदा मिल सकता है, तो आप उनके साथ शेयर कर लीजिए। बाकी कल या परसों का वीडियो आप फिर से देखिए, हो सकता है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उससे कुछ फायदा रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।